फिल्म सावन को आने दो यह हिंदी सिनेमा की सावन स्पेशल फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म के निर्माता थे ताराचंद्र बड़जात्या। इस फिल्म का निर्देशन कनक मिश्रा ने किया था। यह फिल्म अपने मनमोहक गानों और अरुण गोविल के करिश्माई अभिनय के लिए मशहूर हुई थी। इसे मैगजीन द्वारा स्टार ऑफ टुमारो भी कहा गया। इस फिल्म के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे। आज भी ग्रामीण जीवन की खूबसूरती इस फिल्म में झलकती है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म के जो निर्देशक थे कनक मिश्रा और ताराचंद्र बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा लिखी थी। और इस फिल्म में हीरो थे अरुण गोविल और साथ में अभिनेता थे अमरीश पुरी, जरीना वहाब। इस फिल्म की हीरोइन थी रीता भादुड़ी। इस फिल्म का संगीतकार थे राजकमल और यह फिल्म 1979 में रिलीज हुई। फिल्म में अरुण गोविल, जरीना वहाब, रीता भादुड़ी और अमरीश पुरी थे। फिल्म का संगीत राजकमल ने तैयार किया था और गीत इंदिवर, गौहर कानपुरी, माया गोविंद और अन्य लिखे थे। सभी गाने यशुदास, सुलक्षणा पंडित, जसपाल सिंह और कल्याणी मिश्रा और आनंद कुमार जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदरूनी और बाहरी इलाकों में की गई थी। फिल्म की शुरुआत चंद्रमुखी जरीना वहाब की अपने पैतृक गांव रामनगर में वापसी से होती है। वह एक स्वाभिमानी जमींदार की बेटी है। दुर्भाग्य से उसके पिता अमरीश पुरी एक पूर्व नौकर के पोते द्वारा जमीन चुराने की कोशिश के कारण जमीन को लेकर विवाद से जूझ रहे हैं। छोटी उम्र में अपनी मां को खो देने के बाद चंद्रमुखी को लखनऊ में अपनी मां के माता पिता के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि उसके पिता को अकेले एक छोटी लड़की की देखभाल करने में असमर्थता महसूस हुई थी। अब अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद वो अपने प्यारे पिता की देखभाल करने और उनके साथ कुछ साल बिताने के लिए रामनगर लौट आती है, जबकि पिता उसके लिए एक उपयुक्त विवाह की व्यवस्था करते हैं। रामनगर लौटकर चंद्रमुखी अपने बचपन के स्कूल के दोस्त ब्रिज मोहन यानी कि अरुण गोविल उर्फ बिरजू से मिलती है, जो गायन में प्रतिभावान युवक है। बिरजू के माता पिता मर चुके हैं और वो अपने 3 बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों और एक छोटी भतीजी के साथ रहता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसके भाई भी उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन उसकी पत्नियां उससे प्यार नहीं करती और सोचती हैं कि उसके भाइयों ने उसे बिगाड़ दिया है। इसलिए वह खेतों में काम नहीं करता, बल्कि अपना समय पढ़ने, गाने और संगीत बजाने बिताता है। बिरजू चंद्रमुखी की ही ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसका परिवार कभी अमीर नहीं रहा। उसे ऊंचे दर्जे की कोई याद नहीं है। परिवार के पास कुछ विरासत में मिली खेती की ज़मीन है, लेकिन बिरजू के भाई खुद खेत जोतते हैं और फसल उगाते हैं। वे ज़मीन के मालिक जमींदार नहीं बल्कि किसान हैं। चंद्रमुखी बिरजू को हवेली में गाने के लिए आमंत्रित करती है और उसकी आवाज़ सुनकर चकित हो जाती है। बिरजू और चंद्रमुखी एक साथ बहुत समय बिताना शुरू करते हैं और वह उसे अपनी आवाज़ दुनिया के साथ साझा करने और एक प्रसिद्ध गायक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंततः दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन एक रात जब बिरजू एक पेड़ के नीचे गा रहा होता है तो चंद्रमुखी उससे मिलने जाती है और उसके पिता को पता चलता है। ये मुलाकातें उसे गुस्सा दिलाती है और वह उसे तुरंत लखनऊ वापस भेज देता है। कुछ समय बाद बिरजू लखनऊ आता है। उसे उसकी भाभी ने घर से निकाल दिया। बिरजू एक ऐसे आदमी की मां के साथ रहने के लिए जगह ढूंढता है जिसने उसे ठगने की कोशिश की थी। अंततः उसकी मुलाकात गीतांजलि रीता भादुड़ी से होती है, जो चंद्रमुखी की दोस्त होती है और उसकी आवाज़ से रोमांचित होती है और अपने पिता के माध्यम से उसे आकाशवाणी में एक गायक के रूप में नौकरी दिलाने में मदद करती है। बिरजू शादी के लिए चंद्रमुखी का हाथ मांगने के लिए रामनगर लौटता है, लेकिन एक बार फिर उसे डांटा जाता है।
इस समय तक उसका परिवार एक कोर्ट केस में अपनी संपत्ति खो चुका होता है और वह स्थानीय स्कूल में शिक्षिका बन जाती है। यह स्कृति बिरजू को एक अमीर गायक बनने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपनी योग्यता साबित कर सके। वो वापस लौटता है और गीतांजलि के साथ मुंबई में एक महान गायक बनता है। हालांकि वह चंद्रमुखी के लिए तरसता है और उसके लिए तरसती है। गांव के स्कूल में शिक्षकों की छंटनी होने की कगार पर होने के कारण वे पैसे जुटाने के लिए बिरजू अब पंडित बृजमोहन को अपने चैरिटी शो में प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करने का फैसला करते हैं। जब बिरजू रामनगर आता है तो वह अपने परिवार से मिलता है और अपनी भाभीयों को माफ़ कर देता है। फिर वह चंद्रमुखी के पिता को भी शो में आमंत्रित करता है। चंद्रमुखी के पिता उससे कहते हैं उन्हें अब बिरजू के उनकी बेटी से शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बिरजू चंद्रमुखी को समर्पित एक गीत के साथ मंच पर प्रस्तुति देता है। बृजमोहन बिरजू के रूप में इस फिल्म में अरुण गोविल, जो बाद में रामानंद सागर के सबसे महत्वपूर्ण सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाया था। जरीना वहाब इस फिल्म में चंद्रमुखी बनी थी। चंद्रमुखी के पिता के रूप में अमरीश पुरी ने किरदार निभाया था। रीता भादुड़ी गीतांजलि बनी थी। बड़ी मंजी की बात है कि यह फिल्म सावन के आने दो यानी कि सावन को आने दो इस फिल्म को पहली बार ये कर रहे थे, यानी उनकी पहली फिल्म थी अरुण गोविल की। यूनुस परवेज बालू का रोल किए थे। लीला मिश्रा अम्मा बनी थी। जानकी दास करेला मामा, पिंचू कपूर कनुगा और रूपेश कुमार कनुगा के बेटे के रूप में किरदार निभाए थे। मुकरी आनंद अभिनेता बने थे। साउंड ट्रैक सभी गाने इस फिल्म में राजकमल द्वारा रचित थे। लगभग सभी गाने मधुर और हिट थे। हालांकि सावन को आने दो, चांद जैसे मुखड़े पर, बिंदिया सितारा ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। तेरी तस्वीर को, तुझे देखकर, जानम जन्म, तेरे बिना सुना, बोले तो बांसुरी गाने बहुत हिट थे और आमतौर पर उन दिनों युवाओं के जुबान पर थे। इस फिल्म के सारे गाने यशुदास और जसपाल ने गाए थे। यशुदास की आवाज़ में वो गाना था तेरे बिन सुना, ये बहुत स्पेशल था। ये 3 मिनट का गीत था। तुझे देखकर यशुदास इंदिवर गीतकार थे। जसपाल सिंह ने गाया था सावन को आने दो, जो बेहद मकबूल हुआ था। गौहर कानपुरी गीतकार थे। कल्याण मित्रा कोरस साथ में गाने वाले थे। चांद जैसे मुखड़े पर, बिंदिया सितारा ये गाना यशुदास ने गाए थे इस फिल्म के लिए। पुरुषोत्तम पंकज गीतकार थे। इस फिल्म की इस गाने की समय अवधि थी 4 मिनट 9 सेकंड। बोले तो बांसुरी यशुदास ने गाया था। पूर्ण कुमार होश गीतकार थे। पत्थर से शीशा ये आनंद कुमार सी, फौक जामी और तेरी तस्वीर को ये गीत यशुदास ने गाए थे। जानम जानम यशुदास और गगन पे समझे जसपाल सी इस गीत को गाए थे। कजरे की बातें यह यशुदास और सुलोचना पंडित ने ये गीत गाए थे। कुल मिलाकर फिल्म सावन को आने दो की बात करें तो ये ख़ास तौर पर सावन के महीने को उजागरित करती है। जैसा कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। ये गीत बेहद मकबूल हुआ था। आज भी जब जब सावन का महीना आता है तो ये गीत बजता है तो लगता है कि सावन आ गया, क्योंकि हमारे फिल्मकारों ने उस ज़माने में क्या खूब की अदायगी करते थे। ख़ास तौर पर उस समय की फिल्में जो बनती थी गीत संगीत को ध्यान में रखकर ही बनती थी, क्योंकि उस समय के गाने सिर्फ सुनने के लिए होते थे। क्योंकि सुनने में आपको सारे गीत इतने मधुर लगते हैं कि वो ग्राम जीवन की वो तमाम खुशबुएं उस गीतों में आती है। शहद सी मिठास यशुदास की आवाज़ें, जसपाल की आवाज़ें जो इस फिल्म के गीतों को चार चांद लगाती है। तो आपको ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए एक बार। इसके गाने भी आप सुने होंगे। फिल्म सावन की आने दो की आज हम बातें कर रहे थे, तो फिल्म सावन को आने दो बहुत
मकबूल फिल्म